दोस्तों, हम लोग हिंदी प्रैक्टिस सेट को कर रहे हैं। आज हमारा अगला दिन है ना। काफ़ी दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने भी इस तरीके से है। देखिएगा, इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं और उसका आंसर भी दे दिया गया है, जिसका आंसर क्या है? डी। जो अक्षर दिखाई दे रहा है वो स्वर नहीं है, बल्कि ये चार आ उ ए ये सभी के सभी स्वर हैं। तो अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न को देखिएगा, क्योंकि पहले वाले प्रश्न में आंसर पहले से ही दे दिया गया था, इसमें नहीं दिया है। तो आप सोचिएगा कि निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग नहीं है। इस चीज़ को आप सोचिएगा। आपके पास चार ऑप्शन हैं, ठीक है। देखें, टा वर्ग नहीं है। देखें, आपको एक जानकारी बताएं कि वर्णमाला जो होती है उसकी डेफिनेशन आपको आना चाहिए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण ही है, ठीक है, जिसको बोलते हैं। देखिए, ध्वनि का जो वर्ण का जो उच्चारित रूप होता है वो वर्ण ध्वनि का लिखित रूप होता है, ठीक है। उच्चारण वर्ण जो होता है वो उच्चारित रूप होता है, जबकि वर्ण ध्वनि का कैसा रूप होता है? लिखित रूप होता है। अपन से क्वेश्चन क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग नहीं है। आपके जानकारी के लिए ये भी बता दिया जाता है कि अगर हमारे क्वेश्चन में का वर्ग पूछते, किसकी बात कर रहे होते? का वर्ग की बात कर रहे होते, तो का वर्ग में जो व्यंजन आते हैं वो कौन कौन से होते हैं? का, खा, गा, घा, इणा। ये सभी के सभी व्यंजन किस में आते हैं? का वर्ग में। और हाँ, और इस क्वेश्चन को हम लोग देखें, इसका आंसर कौन सा हो सकता है? तो इसका आंसर जो है वो कौन सा है? डी, यानी कि घा। घा नहीं है। क्यों नहीं है डा? क्योंकि अगर हम लोग टा वर्ग की बात करें तो टा वर्ग में चार अक्षर आते हैं, चार पांच अक्षर आते हैं, जैसे कि टा हो गया, ठा हो गया, डा हो गया, डा इणा टाइप का होता है ये, और ढा हो गया, और ढा इणा वाला ढा भी हो गया है, और इणा। ये जो अक्षर होते हैं ये किस वर्ग में आते हैं? टा वर्ग में आते हैं। तो अगर ये अक्षर हैं तो वो टा वर्ग के हैं। जैसे ये देखो, इसमें आता है, ये भी इसमें आता है, ये भी इसमें आता है, जबकि घा जो है वो टा वर्ग में नहीं आता है। इस वजह से इसमें ये अक्षर नहीं है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? ये आपको बताना होगा, क्योंकि ये आप बता सकते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है 32, दूसरा ऑप्शन है 34, तीसरा ऑप्शन है 33 और चौथा ऑप्शन है 36। इसको आपको डिसाइड करके बताना है। सोचिएगा आप क्या होती है। जानकारी के लिए आपको एक बात बताएं कि हिंदी में जो उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, जिसमें से 10 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं। ये किसके आधार पर है? उच्चारण के आधार पर। लेकिन हम लोग लेखन के आधार पर देखें तो लेखन के आधार पर हिंदी में कितने होते हैं? 52 वर्ण होते हैं, यानी कि 52 वर्ण होते हैं, जिसमें अगर देखा जाए तो 13 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। अपने क्वेश्चन में क्या है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या को बताइए, ठीक है। तो कितने हो सकती है इसमें, ये बताना है आपको। तो इसका सही आंसर कितना है? 33, ठीक है, 33। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? तो पश्च स्वर पूछा जा रहा है, जिसके लिए विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। तो इसको आप बताइएगा। देखें, जानकारी के लिए बता दें कि जीभ के प्रयोगों के आधार पर हम लोग ये पश्च स्वर ये सब डिसाइड करते हैं। क्या होता है कि ये पश्च स्वर जो आते हैं वो किसके आधार पर आते हैं? जीभ के। जीभ के प्रयोग, हम किस तरीके से जीभ का प्रयोग करते हैं उस आधार पर कई प्रकार के स्वर होते हैं। जैसे कि जीभ के आधार पर एक स्वर होता है जिसका नाम क्या होता है? अग्र स्वर। और एक स्वर का प्रकार होता है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? मध्य स्वर बोलते हैं। और एक जो तीसरा यहाँ पर लिखा है वो कौन सा है? पश्च स्वर। तो जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। जो कौन कौन से होते हैं? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अब अपन को डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सा पश्च स्वर है। देखें, अग्र स्वर की बात करें तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग काम करता है उन्हें हम लोग क्या नाम देते हैं? अग्र स्वर नाम देते हैं। और जिन स्वरों के उच्चारण के में मध्य भाग काम करता है जीभ का, उसे मध्य स्वर कहते हैं। और जिसमें पश्च भाग काम करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पश्च स्वर।
तो ऐसे कौन कौन से स्वर होते हैं? तो देखें, अगर हम बड़ा आ की बात करें तो बड़ा आ ये पीछे से निकलती है, इस वजह से यही आंसर इसका होना चाहिए। और कौन से होते हैं पश्च स्वर इसके अलावा? तो ऊ भी होता है और बड़ा ऊ भी होता है, और ओ आओ, आप बोल के देखिएगा आपको पता चल जाएंगे। ये सब क्या होते हैं? पश्च स्वर होते हैं। तो इसका आंसर चेक करते हैं, तो इसका आंसर वही है, सही, ए आंसर सही है। हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग वाह है? तो आयोग वाह इन्होंने पूछा है, जिसमें से 4 आंसर दिए गए हैं। तो इसको आप देखिएगा, सोचिएगा क्या हो सकता है इसका आंसर। देखें, इसके लिए हम आपको एक जानकारी बताएं कि आयोग वाह के लिए हम जानकारी बताते हैं। एक इसके लिए जानकारी बता रहे कि आयोग वाह में होता क्या है कि इसमें अनुस्वर, अनुस्वर का मतलब है इस टाइप के, है ना, अनुस्वर, विसर्ग, विसर्ग का मतलब 2 बिंदी ऐसी जो दिखाई दी हैं यहाँ पे, और अनुस्वर को शीर्ष बिंदु वाला वर्ण, या जो अनुस्वर होगा जो कि पढ़ते हैं उसके स्वर में, उसमें बिंदु वाला वर्ण, इसकी बात कर रहे हैं, या किसकी बात कर, विसर्ग को पार्श्व बिंदु या वर्ण भी कहते हैं। ये वाली बात को समझना ज़रूरी है। तो इसमें देखना है क्या हो सकता है इसका आंसर। इसको कुछ डिसाइड करी जाती है कि ये क्या क्या मिलके बन जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? सी, विसर्ग, जो कि हमने बात की थी, वर्ण या विसर्ग, तो इसमें ही आ गए वो। ठीक है, अगर वर्ण आता तो भी ये सही होता, विसर्ग सही है। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो ये सिंपल से रहते हैं वर्तनी, तो इनको आप कर लीजिएगा, बताइएगा आंसर। इसमें भी कुछ होती हैं कि स्थाई, तो इसका सही आंसर कौन सा है? बी, स्थाई। अगले प्रश्न पे आते हैं। शुद्ध वर्तनी का फिर से चयन करना है, जिसमें क्या है, जल्दी को लिखा है 4 प्रकार से, तो कौन सा जल्दी सही है वो देखना है। तो इसका आंसर कौन सा है? बी, जल्दी सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, प्रकथन लिखा है, इसमें से डिसाइड करना है कौन सा वाला ऑप्शन सही है। तो सोचा होगा आप लोगों ने, तो इसका आंसर चेक करते हैं। तो इसका आंसर कौन सा सही है? ए आंसर सही है। अगला प्रश्न पे आते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी का चयन करने में क्षेत्र को 4 प्रकार से लिखा गया है, इन सभी को देखना है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ए नंबर पे जो लिखा है क्षेत्र वो बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। शुद्ध वर्तनी का फिर से चयन करना है। रसायन विज्ञान को 4 प्रकार से लिखा गया है, इसमें बताना है कि कौन सा रसायन विज्ञान सही है। तो आप लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा क्योंकि कौन सा वाला रसायन विज्ञान सही है। तो कौन सा रसायन विज्ञान सही है? तो जो बी नंबर पे लिखा है वो रसायन सही है। ठीक है, रसायन विज्ञान तो आपने पढ़ी होगी। अगला प्रश्न में पढ़ते हैं कि निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या है। तो संधि विच्छेद से एक क्वेश्चन है, 4 लिखे हैं निरर्थक शब्द के संधि विच्छेद, इनको पढ़ना है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि संधि की आखिर परिभाषा क्या होती है। तो संधि क्या होती है परिभाषा कि 2 समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार यानी कि परिवर्तन होता है वही क्या कहलाती है? संधि। और ये संधि के कुछ उदाहरण हैं। आप इसमें पूछ रहे हैं कि निरर्थक की संधि क्या है, तो इसका आंसर को अपन लोग चेक करते हैं। तो इसका आंसर जो है सी, निरा धन आर्थक। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है घरेश का सही संधि विच्छेद क्या है। तो 4 आंसर आपके सामने लिखे हैं, आप लोग सोच रहे होंगे और आपने सोच लिया भी होगा क्या है। तो इसका सही आंसर क्या है? सी नंबर का इसका आंसर सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है निराशा का सही संधि विच्छेद क्या है। तो 4 ऑप्शन लिखा है, जिसमें से पहला है निराधन आशा, बी ऑप्शन है निर्धन आशा, सी ऑप्शन है निधन आशा, निराधन आशा। इसमें से सोचा होगा आप लोगों ने कौन सा सही है, तो आंसर चेक करते हैं। तो इसका सी वाला जो सोचा है वो आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है महोष्ण का संधि विच्छेद क्या है। तो 4 ऑप्शन इसमें भी लिखे हैं, महुधन उष्ण, महाधन उष्ण, महोधन उष्ण, महाधन उष्ण। तो इसमें आप लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा, तो चेक करते हैं आंसर। इसका आंसर कौन सा सही है? डी। अगला प्रश्न है आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं, इनमें से देखिएगा क्या है। तो आप लोगों ने सोच लिया होगा इसका सही आंसर क्या है? आशी प्लस बाद।
प्रत्यय से संबंधित क्वेश्चन आया है आपके पास, निर्वासित में प्रत्यय क्या, ये सभी के सभी एग्जाम में आए हैं और आते भी रहेंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर चेक करते हैं। इसका सही आंसर क्या है, इत। इत शब्द क्या है, प्रत्यय है। ठीक है, अगला प्रश्न है, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। इसको आपको बताना है कि लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। प्रत्यय का इंग्लिश में मतलब होता है सफिक्स से। ठीक है, और प्रत्यय का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो प्रति शब्द से भी होता है। ठीक है, और इंग्लिश में सफिक्स शब्द से होता है, यानी कि पीछे चलना। शब्द का अगर अर्थ देखा जाए प्रत्यय का तो क्या होगा, पीछे चलना। जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। तो कौन सा शब्द जुड़ते हैं जो वो परिवर्तन लाते हैं, उसका आंसर आप चेक कीजिएगा। तो इसका आंसर क्या है, अक शब्द। अगले प्रश्न पे आते हैं, अनुज शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तो इसका आंसर बताइएगा आप लोग। तो इसका आंसर सही है आ। ठीक है, इसका आंसर कौन सा सही है, आ। तो हम लोग अगले उस पे आएंगे। अगला प्रश्न है, सुत को शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। तो आप चेक कीजिएगा क्या हो सकता है इसका आंसर। तो आपने सोच लिया होगा क्या है इसका आंसर। तो इसका आंसर है आ शब्द। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्पर्श शब्द को विलोमार्थ बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाएगा। तो इसका आंसर चेक करते हैं। 4 ऑप्शन है, नी, अनु, आ, कु। तो इसका सही आंसर है आ शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है। तो समास से रिलेटेड हम लोग और भी प्रश्न करेंगे कल के में, जिसमें और डिटेल में समझाएंगे भी। तो इसका सही आंसर है क्या, ग्राहत। ठीक है, तो देखने के लिए थैंक यू। चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि अब थोड़ा सा डिटेल में भी समझाएंगे। ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।